मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें सिविक्स का अगला एपिसोड। 8 एपिसोड हम लोग सिविक्स में पढ़ चुके हैं बच्चे, और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का, पोल साइंस का एपिसोड 9। कौन सा एपिसोड? 9 पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, इसे ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो पॉलिटिकल साइंस का एपिसोड 9 पढ़ने के लिए कलम का कलर जो है वो मैं चेंज करता हूँ, और यहाँ से हम पढ़ेंगे कि धर्म क्या है। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? धर्म क्या है। कहता है धर्म ध्री धातु से बना है। कौन से धातु से? ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अर्थात यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अच्छे कार्यों को, किसी अच्छी बातों को स्वीकार करता है तो उसे धर्म कहते हैं। अर्थात धर्म वह है जो हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क बताता है। धर्म वह है जो हमें सच और झूठ में फ़र्क बताता है। धर्म वह है अर्थात जो अच्छाई को धारण करता है। अर्थात इसे फिर से समझेंगे हम कि धर्म को मानने वाला व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, और धर्म को न मानने वाला अधार्मिक कहलाता है। इस तरीके से धर्म के बारे में कोई पूछे कि धर्म क्या है, तो हम बोलेंगे धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या करना बच्चा? धारण करना। तो मैं पूछूंगा, बताओ धर्म किसे कहते हैं? तो बोलेंगे धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जो समस्त अच्छाइयों को धारण करता है वही धर्म है। तो ये क्लियर हो गया बच्चा। अब धर्म के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, वह हम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर कौन है, गॉड कौन है। तो इसमें बताता है, वेदों में बताया गया कि ईश्वर वह दिव्य शक्ति है जिसका न आदि है न अनंत है। अर्थात ईश्वर वह है बच्चा जो न शुरू हुआ है और न जो कभी खत्म होगा। ईश्वर वह है जिसका जो न जन्म हुआ है और न कभी मृत्यु होगी, जो सर्वशक्तिमान है, अर्थात जो ओमनी प्रेजेंट है, समझो कि सर्वव्याप्त है, ऑल माइटी है, सर्वशक्तिमान है, जो कण कण में विद्यमान है पर हमें दिखाई नहीं देता। अर्थात ईश्वर वह दिव्य शक्ति है बच्चे जिसका न आदि है न अंत है, न जन्म हुआ न कभी मृत्यु होगी, जो सर्वशक्तिमान है, जो कण कण में विद्यमान है, हमारे अंदर भी है हमारे बाहर भी है, जो संसार का रखवाला है, जो सब जगह जहाँ खोजो वहीं मिले, वही सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। ईश्वर समस्त जीव जंतु तथा ब्रह्मांड का मालिक है। समझिए बच्चे। और ईश्वर को ही हम गॉड कहते हैं, ईश्वर को ही अल्लाह कहते हैं। यह निराकार है, इसका रूप कुछ भी नहीं होता है बच्चे। तो अब हम पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चे, कि आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है। फिर से जानो, ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को आस्तिक कहते हैं, तथा जो ईश्वर में विश्वास न करने वाला व्यक्ति हो उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो इस तरीके से वीडियो 9 में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब इसके बाद से फिर से हम इसी में पढ़ेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं बच्चे। एपिसोड कंटिन्यू चालू रहेगा तुम्हारा। कहता है इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था याद रखेंगे, भारत राज्यों का संघ है। माने भारत हमारा, जब बात करेंगे बच्चे याद करो, भारत में कुल मिलाकर अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? याद करो, हाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सभी राज्यों को मिलाकर जो संघ बनता है वही संघात्मक शासन है बच्चे। ये कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत में भिन्न भिन्न राज्य अपने अपने क्षेत्रों में जनता के हित के लिए, किसके लिए? जनता के हित के लिए नीति निर्धारण करते हैं। माने कई सारी नीतियाँ बनाते हैं, तथा सभी राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही नीति का निर्धारण करते हैं। कोई भी राज्य जब भी नियम बनाएगा तो केंद्र सरकार एक पहले नीति बनाएगी,
केंद्र सरकार बोलेगी कि इसी नियम के अनुसार तुम्हें भी अपने राज्य में नियम बनाना है। इस प्रकार सभी राज्यों को बड़े समझना, सभी राज्यों को संघ के द्वारा, किसके द्वारा? संघ के द्वारा। संघ माने क्या? केंद्र सरकार। तो संघ के द्वारा शासित करने की व्यवस्था ही, केंद्र के द्वारा शासित करने की व्यवस्था ही संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। इस तरीके से प्रश्न पूछे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, तो लिख लोगे बच्चे। बहुत बढ़िया। अब कहता है संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है, या संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं अगर पूछे तो उसको भी हम बोलेंगे कि उसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या इसकी संघात्मक शासन की विशेषता है बच्चे? तो हम पढ़ेंगे इसको कि संघात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकार कार्य करती है। एक केंद्र सरकार, या केंद्र में दिल्ली में काम करती है बच्चे, और दूसरी होती है राज्य सरकार, राज्य में, यह प्रत्येक राज्य की राजधानी में होती है। ठीक है बच्चे, मुख्य तौर पे इसे याद रखेंगे हम लोग। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकार कार्य करती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक है केंद्र में केंद्र सरकार, और राज्य में राज्य सरकार। इस व्यवस्था में, मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था में, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, माने कई सारे पावर्स का बंटवारा कर दिया गया कि कौन कौन पावर केंद्र के पास रहेगा और कौन कौन पावर राज्य के पास रहेगा। यह विभाजन संविधान के द्वारा पहले से ही हुआ रहता है। किस तरीके से विभाजन किया गया है बच्चे, ये इसी में हमें पढ़ लेना है। कहता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है। अर्थात मानो कि ये भारत सरकार में से केंद्र ने कोई नियम बना दिया और राज्य ने अपना नियम बना दिया, दोनों किसी नियम पे यदि टकरा जाए कि हमारा नियम सही है, तो केंद्र सरकार का जो नियम होता है वही सर्वोपरि माना जाता है, और यह डिसीजन कौन लेता है? तो न्यायपालिका डिसीजन लेती है। कभी कभी राज्य सरकार की बात को ही सभी सही न्यायपालिका मान सकते हैं, माने न्यायपालिका के निर्णय को मानना सबके लिए जरूरी है। इसलिए कहता है कि न्यायपालिका केंद्र तथा राज्य के बीच विवादों का निपटारा करती है। यदि राज्य और केंद्र के बीच किसी प्रकार का झंझट हो जाए तो उसका निदान भी न्यायपालिका करती है। कौन व्यवस्था करेगी बच्चे? तो लिखेंगे न्यायपालिका। इसलिए ज्यूडिशरी जो होता है टॉप लेवल पे इसको माना जाता है बच्चे, याद रखेंगे हम। अगला क्या है संघात्मक शासन की क्या विशेषता है बच्चे? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच संसाधन तथा कार्यों का बंटवारा किया गया है। कौन कौन संसाधन, कौन कौन सी सुविधाएं केंद्र को मिलेगी, कौन कौन से कार्य केंद्र को है, कौन कौन से संसाधन और सुविधा राज्य को है, इसके लिए संघीय व्यवस्था का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई है। 3 सूचियां काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा करने के लिए, संसाधन का बंटवारा करने के लिए, कार्य का बंटवारा करने के लिए कितनी सूचियां बनी हैं? 3 सूचियां बनी होती है बच्चे, और तीनों को सुपर स्टार लगा लो। पहली सूची केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। ये ट्रिपल स्टार के क्वेश्चन है बच्चे, मैं बता दूं, ये ट्रिपल स्टार लगाना। मैं पूछूंगा केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कितने सूचियों में की गई है? तो 3 सूची में की गई है बच्चे। पहला कौन? केंद्र सूची, दूसरा कौन? राज्य सूची, तीसरा कौन? समवर्ती सूची। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे कि ये संविधान की किस अनुच्छेद में है जी, किस अनुसूची में है? तो कहता है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 3 विषयों को शामिल किया गया है, या संघ सूची, या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है 3 विषयों में किया गया है, केंद्रीय सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो लिखेंगे किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 11 है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको याद करो बच्चे और सेव करो।